एचडीएफसी बैंक में जो एग्जिट हुआ है वो सिर्फ एचडीएफसी बैंक को रिलेटेड नहीं है। आईडीएफसी फर्स्ट, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई और इंडसइंड बैंक सबने सेम चीज़ ही शो करी है कि बैंक बैलेंस शीट्स पे रन करता है, जबकि बैंक्स यूजुअली ह्यूमंस की तरफ से रन किए जाते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, वीडियो के एंड तक बने रहिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। बैंकिंग एक लॉन्ग टर्म गेम होती है अनटिल अनलेस इसको एक वनडे इवेंट ना बना दिया जाए, और ये किया गया एचडीएफसी बैंक के चेयरमैन द्वारा, जिनका नाम है तानु चक्रवर्ती, जिन्होंने रिजाइन कर दिया ये बोल के कि उनके वैल्यूज वैल्यूज और एथिक्स बैंक की सर्टन पॉलिसीज से और प्रैक्टिस से मैच नहीं कर रहे हैं। दैट मीन्स ही फाउंड देम अनएक्सेप्टेबल, जो एक बहुत एफिशिएंट डिस्क्लोजर है, किसी का भी मैच नहीं कर सकता है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो गई कि इसमें कोई भी फैक्ट नहीं थे, लेकिन इम्प्लीकेशंस बहुत सारी थी। इस तरह के जो स्टेटमेंट्स हैं यूजुअली एक पहेली की तरह लैंड करते हैं इंडस्ट्री में, बट इनके अगेंस्ट जो ट्रेड्स होते हैं वो एक वार्निंग की तरह होते हैं। हमारी मार्केट जो कि ऑलरेडी इम्पेशेंट होके बैठी है ड्यू टू वॉर एंड मैनी अदर थिंग्स, उसने इस कन्वर्सेशन को दूसरे तरीके लिया। स्टॉक जो है शार्पली गिरा, जिसने लोगों के करोड़ों रुपए इन वैल्यू एक सिंगल सेशन में वाइप आउट कर दिए। जो इंटरेस्टिंग है बिकॉज एट दैट डे बैंक की बैलेंस शीट में एज सच कोई मेजर चेंज नहीं हुआ। जो हुआ वो बहुत सॉफ्टर है, लेकिन बैंकिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस उन लोगों में जो बैंक को रन कर रहे हैं। आपको ये ओवर रिएक्शन लग रहा है तो एक दूसरी तरह की प्रॉब्लम को भी एड्रेस कर लेते हैं। कुछ महीने पहले, डेढ़ 2 महीने पहले आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने डिस्क्लोज किया कि रफली 600 करोड़, जो एक्चुअल में 700 साढ़े 700 करोड़ की वैल्यू है, का फ्रॉड हुआ, जिसमें गवर्नमेंट अकाउंट्स इन्वॉल्व थे। इसमें बहुत सारी डिटेल्स थी, जैसे फोर्ज चेक्स, कोल्यूजन्स बिटवीन द अथॉरिटीज, अनऑथराइज्ड विड्रॉल्स। सब एक ही तरफ इशारा करती हैं कि प्रॉब्लम एक्चुअल में है क्या। प्रॉब्लम एक्चुअली ये है कि इनमें से एक प्रॉब्लम बोर्ड लेवल पे सिट करती है, जैसे हम एचडीएफसी के केस की भी बात करें, और दूसरी प्रॉब्लम बैंक के अंदर बैठती है। ठीक है, बट टुगेदर, ऑल टुगेदर ये एक ही चीज़ की तरफ पॉइंट आउट करते हैं कि बैंकिंग सिर्फ बैलेंस शीट्स नहीं होती है। ये एक जजमेंट होती है कि डिसीजन कैसे लिए जा रहे हैं, ये एक जजमेंट होती है कि रिस्क कैसे मैनेज किए जा रहे हैं, और जो भी सिस्टम है बैंक का वो अंडर प्रेशर कैसे बिहेव करता है। जिसकी वजह से हम ये ओवर द इयर्स एक ही सिंपल क्वेश्चन की तरफ घूम फिर के आ जाते हैं कि व्हाट रियली मेक्स अ बैंक वर्क। की बात एचडीएफसी से ही शुरू हुई है, तो इस सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे व्हाट हैपेंस अगर एक लेजेंडरी बैंकर बैंक छोड़ दे। सालों तक एचडीएफसी बैंक की जो स्टोरी थी वो आदित्य पुरी से इंसेपरेबल थी। उन्होंने एक इंस्टीट्यूशन बनाया जो आज हम एचडीएफसी बैंक के रूप में देख रहे हैं, डिसिप्लिन्ड और मोस्टली कंसिस्टेंट। इस प्रॉब्लम को डीपली समझने के लिए हमें अलग-अलग बैंक्स के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। चूँकि डिस्कशन एचडीएफसी से स्टार्ट हुई है, तो हम एचडीएफसी ही की बात करेंगे। सालों तक एचडीएफसी बैंक की जो स्टोरी है, वो इंसेपरेबल थी आदित्य पुरी से। आज हम जिस एचडीएफसी बैंक को देखते हैं, आदित्य पुरी ही उसको बिल्ड करने वाले हैं, और उन्होंने बिल्ड किया है इसको डिसिप्लिन्ड और कंसिस्टेंट फॉर्म में। और इसके बाद जो उन्होंने किया, वो उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। वो क्या था? चलिए आगे पता करते हैं। क्योंकि उन्होंने एक बैंकिंग इंस्टीट्यूशन या एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन खड़ा किया, तो इंस्टेड ऑफ स्टेइंग इन फाइनेंस, पुरी जी टर्न टू हेल्थ केयर एंड फार्मा बैकिंग वेंचर्स इन डायग्नोस्टिक्स, स्पेशली मेडिसिन, along with a network of industry veterans. ऑन सरफेस ये एक बहुत बड़ा चेंज दिख रहा था, बट इंटरनली नहीं था, बिकॉज यहाँ पे भी वो सेम गेम खेल रहे थे, कैपिटल एलोकेशन, नेटवर्क बिल्डिंग, ऑपरेशनल डिसिप्लिन। फर्क सिर्फ इतना था कि ये सारी चीजें एक नए सेक्टर पे अप्लाई करी जा रही थी, और जो वो बेट थी वो थी हेल्थ केयर। क्योंकि हेल्थ केयर भी बैंकिंग की तरह ही इज अल्टीमेटली अबाउट ट्रस्ट, स्केल एंड एग्जीक्यूशन, जिसमें आदित्य पुरी जी एक्सपर्ट थे। लेकिन एक यहाँ पे सवाल खड़ा होता कि अगर एक इंस्टीट्यूशन को इतना स्ट्रांगली शेप किया गया है एक इंडिविजुअल के द्वारा, तो वो सारी स्टेबिलिटी सिस्टम में कितनी अंदर तक फैली हुई है, ये भी बहुत क्रूशियल क्वेश्चन बन जाता है। दूसरा जो बैंक है वो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। ये एक रिटेल बेट थी जो बार बार इंटरप्ट होती रही। आईडीएफसी बैंक ने बहुत साल स्पेंड किए हैं अपने आप अपनी स्टोरी को रीराइट करने में। उन्होंने एक कॉम्प्लेक्स बुक इनहेरिट करी थी विद एक्सपोजर टू द लाइक ऑफ आईएलएफएस, डीएचएफएल और टेलीकॉम कंपनीज। और ये बैंक कॉन्टिन्यूसली पाइवट करने की कोशिश कर रहा है रिटेल लेंडिंग में अंडर वी वैद्यनाथन। लॉजिक साउंड है, रिटेल लोन्स जो हैं वो हायर स्प्रेड्स या हायर कमीशंस लेके आते हैं और मोर स्टेबिलिटी लेके आते हैं।
बट ट्रांज़िशंस इन बैंकिंग आर नेवर क्लीन। यही कर रहा था कि वो प्रूव कर सके कि उसका ये मॉडल काम करता है। एक 720 करोड़ का फ्रॉड हो गया, वो भी चंडीगढ़ की एक ब्रांच में, जो ये एक्सपोज़ करती है कि जो एग्ज़ीक्यूशन है कितनी फ्रेजाइल हो सकती है। और इश्यू यहाँ पे इन्वॉल्व करता था फॉर चेक्स, कोलिजन बिटवीन द ऑफिशियल्स, अनऑथराइज्ड विथड्रॉल्स फ्रॉम गवर्नमेंट लिंक्ड अकाउंट्स। तो ये बहुत सारी चीज़ें होके हटी आईडीएफसी में। नेक्स्ट जो हम बैंक की बात करेंगे दैट वाज़ आरबीएल बैंक। जब आरबीएल बैंक आर सुब्रमण्यम कुमार को लेके आया तो बैंक मेनली स्टेबिलिटी देख रहा था। बैंक शुरू से ही आरबीआई के स्कैनर के अंडर था, क्योंकि बैड लोन्स और क्रेडिबिलिटी की प्रॉब्लम शुरू से थी। इस दौरान आर सुब्रमण्यम ने एक नई प्लेबुक लॉन्च करने की कोशिश करी, जिसमें नई स्ट्रेटजी थी, नए प्रोडक्ट्स थे और नया नैरेटिव सेट किया जा सकता था। सुब्रमण्यम कुमार ने लोन बुक को डाइवर्सिफाई किया, ब्रांचेस को ओपन किया और जो ऑलरेडी लीक्स थे उनको प्लम्बिंग करने की कोशिश करी। ये काम करी क्योंकि प्रॉफिट्स जो थे बैंक के रिकॉर्ड हाई टच कर रहे थे। बट जो इसकी कीमत है वो उनको कहीं और चुकानी पड़ी, क्योंकि एक ब्रांच हैवी मॉडल जो है वो एम्प्लॉय और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को पुश करता है, जिससे ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी ड्रैग डाउन होती है। और हालांकि एट्रिशन गिरी और नए प्रोडक्ट्स जो बैंक ने लॉन्च किए उन्होंने ट्रैक्शन भी गेन करी, लेकिन बैंक ने जो इसका चीपेस्ट सोर्स ऑफ कैपिटल है जिससे बैंक की जो लाइफलाइन कही जा सकती है, डिपॉजिट्स, उसको अभी तक ये क्रैक नहीं कर पाए हैं। और वैसे भी बैंकिंग में अगर आप एक प्रॉब्लम फिक्स करने जाओ तो दूसरी क्रिएट हो ही जाती है। हम आगे एक सबसे बड़े बैंक की बात करेंगे, एक्सिस बैंक, जिसमें एक टर्न अराउंड सेल किया जा रहा था। अमिताभ चौधरी ने जब इस बैंक को इनहेरिट किया तो उनके सामने एक बहुत ही अलग किस्म की प्रॉब्लम थी। एक बैंक जो फिक्स करना डिज़र्व करता था और एक वर्कफ़ोर्स जो बैंक की विज़न में बिलीव करे। हालाँकि उनकी अप्रोच ऑपरेशनल नहीं थी, साइकोलॉजिकल थी। उन्होंने बिज़नेस को स्टेबलाइज़ किया, येस, बट ही रैन अ फुल ब्लोन इंटरनल पर्सुएशन कैंपेन, जिसमें एम्प्लॉइज़ को अलाइन करने की कोशिश करी गई, कॉन्फिडेंस को रीबिल्ड करने की कोशिश करी गई और एक सेंस ऑफ डायरेक्शन देने की कोशिश करी गई। तो मार्केट ने हालाँकि रिवॉर्ड किया इस टर्न अराउंड को, बट बैंक के अंदर स्टोरी कुछ डिफरेंट प्ले कर रही थी। एम्प्लॉइज़ छोड़ रहे थे, कस्टमर्स की कंप्लेंट पाइल अप होती जा रही थी। अ, हालाँकि जो उनका फिक्स था वो काम तो कर रहा था बट नॉट इवनली, और परसेप्शन भी आफ्टर ऑल इज़ अ पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस। अब आईसीआईसी बैंक में जब संदीप बख्शी ने टेक ओवर किया तो वो बहुत ही टर्बुलेंट पीरियड्स थे बैंक की हिस्ट्री में। उनका जो नया मैंडेट था वो इंस्टीट्यूशन को स्टेबलाइज़ करना था, कल्चर को फिक्स करना था, उन्होंने दोनों किए। बैंक पहले से ज़्यादा शांत हो गया, ज़्यादा प्रेडिक्टेबल हो गया और डिसिप्लिन्ड हो गया। बट इस चीज़ की भी उनको एक कीमत चुकानी पड़ी। जो नई एचआर पॉलिसीज़ थी वो डिज़ाइन करी गई थी वोलेटिलिटी रिड्यूस करने के लिए, रिटेंशन को इम्प्रूव करने के लिए, बट वो एंड अप हो गई पुशिंग आउट एम्बिशियस हाई परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज़, जिनको ये फ़ील हो रहा था कि वो उनको प्रॉपर्ली इंसेंटिवाइज़ नहीं किया जा रहा, सॉरी। एट्रिशन ओवरऑल गिरी बट जो कंपोज़िशन था मैन पावर का वो चेंज हो गया। हालाँकि बैंक को स्टेबिलिटी मिली लेकिन बैंक ने एज लूज़ कर दी इन द मार्केट। इसी सीरीज़ में एक बैंक और आया जो कि एक टाइम बम पे बैठा हुआ था। वो क्यों कह रहा हूँ मैं, आगे समझते हैं। इंडसइंड बैंक की जो लीडरशिप थी वो आई तो सही, लेकिन एक डेडलाइन के साथ आई। जब सुमन कथपालिया ने टेक ओवर किया, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस जो प्राइवेट लेंडर्स में था वो ऑलरेडी फ्रेजाइल चल रहा था। हालाँकि उनके टेन्योर में बैंक ने लोन्स, प्रॉफिट्स देखे, बट कंसर्न्स भी बढ़ते जा रहे थे। डिपॉज़िट कॉस्ट हाई हो गई थी, बैड लोन्स चल रहे थे और कुछ सेगमेंट्स के उनके एक्सपीरियंस को भी क्वेश्चन किया जा रहा था। सबसे बड़ा बम उन पे आरबीआई ने गिर दिया, जिन्होंने उनका टर्म छोटा कर दिया, जिसने उनकी जॉब को एक टेस्ट में डाल दिया। वो दो राहे पे खड़े थे कि रेगुलेटर को भी कन्विंस करो और इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस भी रिस्टोर करो, या फिर तीसरा रास्ता ये था कि अपनी पोजीशन ही छोड़ दो। ठीक है? तो बैंकिंग में कभी-कभी स्ट्रैटेजी कंस्ट्रेंट नहीं होता है, टाइम होता है। इसी सीरीज़ में आगे हम बात करेंगे एसबीआई की अरुंधति भट्टाचार्य के बारे में, जिन्होंने एसबीआई को छोड़ के सेल्सफोर्स जॉइन किया। ये शो करते हुए कि जो बैंकिंग की लीडरशिप है वो टेक में भी उतनी सरप्राइजिंगली ट्रांसलेट कर सकती है। ठीक है? अब उन्होंने सिस्टम में क्रेडिबिलिटी और रिलेशनशिप तो इन्फ्यूज़ किए ही, अ, और इसका इफ़ेक्ट ये हुआ कि जो बड़े-बड़े बैंक्स थे वो सेल्सफोर्स के इकोसिस्टम में एम्बेड होते गए।
बट यहाँ पे भी कंपनी ने एक जो सबसे बड़ी चीज़ फेस करी वो थी एट्रिशन क्राइसिस। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ क्योंकि इस एट्रिशन के दौरान सीनियर लीडरशिप ने सेल्सफोर्स को छोड़ा और जो एग्जीक्यूशन थी अरुंधति भट्टाचार्य की वो और हार्डर होती गई। इसका मतलब ये है कि लीडरशिप तो ट्रैवल कर सकती है लेकिन कल्चर हमेशा फॉलो करे ये ज़रूरी नहीं होता। मैं यही कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ़ एक बैंक तक लिमिटेड नहीं है। ये ओवरऑल एक बैंकिंग सेक्टर के ऊपर ही क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देता है। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी या वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।